चलिए शुरू करते हैं एक कहानी से। संजय नाम का एक काल्पनिक व्यक्ति है। मान लीजिए आप ही संजय हैं। आपका जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ। इट हैज बीन गिवन टू यू बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। लेकिन संजय जो है उसको अस्थमा का प्रॉब्लम है। संजय में काफी सारा स्किल भरा हुआ है और वो किसी हिंटरलैंड में रहता है। उसकी इच्छा है कि वो कुछ अच्छा काम करे, कोई व्यवसाय करे दिल्ली जाकर। संजय अब दिल्ली जाता है। दिल्ली जाते ही उसको अस्थमा का अटैक पड़ता है और डॉक्टर उसको एडवाइस देते हैं कि उसको वापस आना चाहिए। अब सोचना है कि संजय के पास आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीने का अधिकार है, पर उस जीने के अधिकार का हनन हो रहा है। क्यों? प्रदूषित वातावरण के कारण। तो क्या आर्टिकल 21 सिर्फ आपको राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार को प्रॉमिस करता है, या राइट टू लाइफ, राइट टू लिव क्वालिटेटिवली ये भी प्रॉमिस करता है? इस लेक्चर के माध्यम से हम वो जानेंगे। चलिए उसी तरह से, क्या राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार का मतलब सिर्फ एग्जिस्टेंस है, या राइट टू लिव ऑल्सो इंक्लूड्स ह्यूमन डिग्निटी, जो कैटेगोरिकल इंपरेटिव था कैंट में, वो भी है? इन सब एस्पेक्ट्स, ऑल दीज मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट रिलेटेड टू राइट टू लाइफ, राइट टू लिव would be covered under this lecture 21 of Vaad Prativad and Samvad series. Hello all, I'm Deepak Prakash. Welcome to lecture 21 of Vaad Prativad and Samvad. If you remember correctly, अगर आपको याद होगा, और बहुत सारे लोगों ने मुझे, अभी भी मैं देखता हूं अपना टेलीग्राम ग्रुप, आप लोगों में से काफी सारे ऐसे जन हैं जिन्होंने अभी तक उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी नहीं किया है। सो प्लीज गो एंड डू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस. So in last lecture 20, I covered topics like Article 20, Clause 2 and 3, important constitutional cases like Thomas Das, Maqbool Hussain, Selby case and many more. Today, I'll be covering important topics like Article 21 itself. Basic introduction दूंगा उसके बारे में, Article 21 है क्या, so पहले वो समझना है. Then I'll explain एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो आई एम वेरी मच श्योर दोज हु आर द स्टूडेंट्स ऑफ लॉ दे माइट बी अवेयर ऑफ इट, अदरवाइज बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा. मून वर्सेज इलिनॉय, वो केस के बारे में बताऊंगा. देन आई विल बी डिस्कसिंग द डिफरेंस बिटवीन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. दोनों का डिफरेंस क्या है, कहां कंफ्यूजन होता है, वो सब एक्सप्लेन करेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट जो है राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 है. तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 21 से. सो इन जनरल, एक पहले जनरल बेसिक इंट्रोडक्शन देखता हूं. अमंग ऑल फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 21 हैज बीन मोस्ट एक्सटेंसिवली एंड इंटरप्रेटेड द मोस्ट. जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा किसी राइट्स का इंटरप्रिटेशन हुआ है या इवोल्यूशन हुआ है एट द हैंड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सो इट इज नन अदर देन आर्टिकल 21. और इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं, ढंग से समझना है. दिस सोसाइटी इज नॉट स्टैटिक. विथ ईच पासिंग डे थिंग्स आर चेंजिंग. आवर परसेप्शन ऑफ राइट्स इटसेल्फ इज चेंजिंग. 300 years अगो जो राइट्स का परसेप्शन था, जो अधिकार का परसेप्शन है, टुडे इट इज अंडरगोइंग चेंज. That is one of the reason why Article 21 has been most interpreted by Supreme Court. मैं एक एग्जांपल देता हूं, राइट टू प्राइवेसी का एग्जांपल देता हूं. The way privacy was defined way back in 1950 is completely different from today's age. आज के दिन में जो प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट है इन द एज ऑफ डिजिटल एज इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द कंसेप्शन ऑफ प्राइवेसी बैक इन 1950s. तो सोसाइटी जो है वो स्टैटिक नहीं है. सो राइट्स ऑल्सो नीड इवोल्यूशन. विद द चेंज इन टाइम इट ऑल्सो नीड्स मोर
elaboration, and that is why right to life has been most extensively defined and interpreted. अब एक और बात बता देता हूं, आर्टिकल 21 इतना इंपॉर्टेंट है कि एवरीथिंग अंडर द रूफ हैज बीन कवर्ड अंडर आर्टिकल 21. यू टॉक अबाउट एनीथिंग, रोटी, कपड़ा, मकान, शेल्टर, ह्यूमन डिग्निटी, लाइवलीहुड, एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड अंडर आर्टिकल 21. सब कुछ लगभग हैज बीन कवर्ड. जो आपका बेसिक एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है, एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड अंडर आर्टिकल 21. सो आर्टिकल 21 का डायमेंशंस बहुत ज्यादा है. इट्स अ वेरी ब्रॉड आर्टिकल. तो अभी पढ़ते हैं सबसे पहले आर्टिकल 21 का टाइटल क्या है. कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? इट सेज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. दो टर्मिनोलॉजीज हैव बीन यूज्ड, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. अब इसका इलेबोरेशन देखते हैं. देखो क्या बोलता है. इट सेज नो पर्सन shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. तो प्रोसीजर, तीन यहां पर टर्म्स जो हैं, अगर इन तीन टर्म्स को आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आर्टिकल 21 वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू फिगर आउट. लाइफ, दैट्स द वन थिंग, पर्सनल लिबर्टी, एंड द थर्ड थिंग इज प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. ये तीन कीवर्ड्स हैं. आर्टिकल 21 इज इक्वली अवेलेबल टू सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स. दोनों को अवेलेबल है. ये किसी एक को पर्टिकुलरली टारगेट नहीं करता है. सारे जो भी इस कंट्री में हैं, इंक्लूडिंग एलियन, दे आर ऑल्सो प्रोवाइडेड आर्टिकल 21. क्योंकि आर्टिकल 21 का ऑरिजिन जब आप देखेंगे तो जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा, जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट नहीं है उनके लिए बता देता हूं. लॉ का कॉन्सेप्ट है नेचुरल राइट्स का. राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, दीज आर द राइट्स दैट हैव बीन गिवन टू यू बाय गॉड. वो बोलते हैं कि भगवान ने आपको दिया है. सो दीज आर नेचुरल राइट्स. ये सबको मिला है इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज स्टेटस, लाइक वेयर ही इज स्टेइंग, टू विच कंट्री डज ही और सी बिलोंग टू, कहां का सिटीजनशिप है उसके पास. सो इट डजेंट मैटर, इट बिकम्स इमेटीरियल. तो अब आते हैं ऑरिजिन. सबसे पहले लाइफ वाला कॉन्सेप्ट को समझते हैं. तो इट ओरिजिनेटेड इन अमेरिकन ज्यूरिस्प्रूडेंस. अभी जॉन लॉक का ये किया था. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन लॉकेशियन आइडिया. ठीक है. सो इट ओरिजिनेटेड इन अमेरिकन ज्यूरिस्प्रूडेंस. इन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या टर्म है, हमारे यहां आर्टिकल 21 में क्या है वो मैं बताया. अब समझिए कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है. वहां लिखा है दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. अकॉर्डिंग टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. तो अभी यहां पे इंडिया में प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ यूज हुआ है, अमेरिका में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हैज बीन यूज्ड. तो वो दोनों में एक डिस्टिंक्शन है. ठीक है. अभी ये सब मैं डिस्कस करूंगा कि क्या डिफरेंस है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. बट इसके पहले लाइफ के ऊपर अगर किसी ने ये मतलब पढ़ा होगा देन उसको पता होगा, अदरवाइज मोस्ट ऑफ यू माइट नॉट बी अवेयर. राइट टू लाइफ, सबसे पहले अगर किसी जजमेंट में इसका डिस्क्रिप्शन है, दैट वाज इन मून वर्सेस इलिनॉय. यूएस का सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ को वहां डिफाइन किया, वेयर यूएस सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट लाइफ डज नॉट मीन ओनली एनिमल एग्जिस्टेंस, इट embraces within itself not only the physical existence but a quality of life. लाइफ का मतलब सिर्फ फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, एनिमल की तरह रहना इज नॉट अ लाइफ, रादर इट मस्ट इंक्लूड क्वालिटी ऑफ लाइफ. With change in time, the very concept of quality of life is also changing. I'm giving you one example. आज से 30 साल पहले we talk about Human Development Index. Today we are talking about Multi-Dimensional Poverty Index, MPI. तो पहले जो ह्यूमन का डेवलपमेंट का जो पैमाना था वो 3 ही चीज पे बेस्ड था, 10 चीजें हैं. उसी तरीके से वी आर टॉकिंग अबाउट अचीवमेंट ऑफ SDG गोल. 50 साल 100 साल पहले नोबडी थॉट ऑफ
SDG goal, but today we are thinking of SDG goal. So quality of life itself is being changed, itself is changing. तो सेकेंड एक्सप्रेशन समझते हैं पर्सनल लिबर्टी. पर्सनल लिबर्टी इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव. इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने ही पर्सनल लिबर्टी को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है. वहां पर्सनल लिबर्टी में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि इट इनकम्पासेस दोज राइट्स एंड प्रिविलेजेस दैट हैव लॉन्ग बीन रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग इसेंशियल टू द ऑर्डरली परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस बाय फ्री मैन. एक अपना हैप्पीनेस को रियलाइज करने के लिए जो हमें फ्रीडम चाहिए, तो वो ऑर्डरली, यहां पे टर्म ऑर्डरली भी है. ऑर्डरली इन द सेंस कि एक सिविलाइज सोसाइटी में जो परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस रियलाइज करने के लिए जो फ्रीडम आपको चाहिए, दैट इज गारंटीड अंडर आर्टिकल 21. आर यू गेटिंग? तो आर्टिकल 21, जैसे मैंने पहले भी बताया, अगेन आई एम टेलिंग, इट हैज बीन एक्सपैंडेड मल्टीपल टाइम्स. बहुत सारा चीज है, मेनी थिंग्स हैव बीन कवर्ड. एक मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 21 ऑल्सो embraces within itself right to live with human dignity. Right to life does not mean mere physical existence but to live a dignified life. मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि सिर्फ एक एनिमल फिजिकल एग्जिस्टेंस आपको गारंटी आर्टिकल 21 नहीं करता. वो पेपर टाइगर नहीं है, बल्कि एक क्वालिटेटिव लाइफ की बात करता है, एक ऐसा लाइफ की बात करता है विच इज डिग्निफाइड, जो एक ह्यूमन के मतलब एक आदमी को जो डिग्निफाइड लाइफ को जीने के लिए चाहिए, वो आर्टिकल 21 आपको गारंटी करता है. फिर एक और इंपॉर्टेंट केस है फ्रांसिस कोरेली वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली. वहां सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि राइट टू लाइफ इंक्लूड मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग रोटी, कपड़ा एंड मकान. सब कुछ इंक्लूडेड है. उसी तरीके से आर्टिकल 21 में राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस. विशाखा केस का आपने नाम सुना होगा. विशाखा केस में सुप्रीम कोर्ट सेड कि द सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ अ वर्किंग विमेन, किसका? ऑफ अ वर्किंग विमेन एट वर्क प्लेस amounts to violation of her right guaranteed under article 14, 15 and 21. It goes against her dignified life, so it is also against her article 21. So article 21 के against है वो. उसी तरीके से right to clean environment, right to clean drinking water, access to drinking water, right of prisoner, right to know or right to be informed, right against illegal detention, right to legal aid, right to speedy trial, right to compensation. These all have been covered under Article 21. अब दो चीजों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया. लाइफ क्या है, पर्सनल लिबर्टी क्या है. अब नेक्स्ट टर्म जो है वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगेन आई सेड आर्टिकल 21 एक्सप्लिसिटली सेज प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. तो सबसे पहला इसका ऑरिजिन समझते हैं. फ्रॉम वेयर इट ओरिजिनेटेड, कहां से आया है. सो फर्स्ट थिंग लेट मी टेल यू, इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन. इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन से आया है. एंड व्हाट डज इट मीन्स व्हेन इट से प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. सो अभी मैं बताता हूं, जब ड्यू प्रोसेस आपको पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा हाउ दीज टू आर डिफरेंट. अभी तुरंत ही 2 मिनट के बाद वो पढ़ेंगे. तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो है, इट कन्फर्स लिमिटेड ज्यूरिस्डिक्शन, इट कन्फर्स रेस्ट्रिक्टेड ज्यूरिस्डिक्शन इन द हैंड्स ऑफ जुडिशरी. जुडिशरी के पास वाइड पावर इसमें नहीं है अंडर प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. अब बताऊंगा क्यों नहीं है. मान लो कि an imaginary person called Santosh or Akshay has been arrested, or Dusmant has been arrested and detained, or he or she is to be deprived of life or personal liberty, and if he or she जो भी है challenges his or her detention in the court of law, then the court of law will examine the validity of action of the state by applying 3 tests. 3 टेस्ट वो देखेंगे वहां पे
कि जो वैलिडिटी है एक्शन का, स्टेट ने जो एक्शन लिया है वो कितना वैलिड है, दे वुड सी थ्री इंपॉर्टेंट मींस दैट इज कॉल्ड थ्री टेस्ट, इंपैक्ट टेस्ट। अब क्या क्या देखेंगे? फर्स्ट, इज देयर एनी लॉ दैट अलाउज द स्टेट टू डिटेन और टेक द लाइफ फ्रॉम दैट पर्सन? तो मतलब क्या कोई ऐसा लॉ एग्जिस्ट करता है कि जो स्टेट को ऑथोराइज करे कि एक इंडिविजुअल का उसका लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से उसको अलग कर दिया जाए? फर्स्ट थिंग, ये पहला टेस्ट में होगा कि कोई लॉ है या नहीं है। डन। अगर ये हो गया तो टिक मार लीजिए। सेकेंड, वेदर द लेजिस्लेचर दैट इनेक्टेड द लॉ हैड कॉम्पिटेंस टू इनेक्ट सच लॉ? क्या कोई जो लेजिस्लेचर ने उस लॉ को बनाया है, क्या उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर दिया है, उसको कॉम्पिटेंट बनाया है कि उस लॉ को पास किया जाए? अगर यस किया है तो चेकलिस्ट में वो भी मार दीजिए। डन। थर्ड, जो प्रोसीजर उस लॉ में डिस्क्राइब्ड है कि समवन वुड बी अरेस्टेड, ये होगा वो होगा, ऐसे ट्रायल होगा एंड देन ही और सी वुड बी हैंग्ड और ही और सी वुड बी सेंट टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, क्या वो प्रोसीजर जो है वो प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ इन डिप्राइविंग एन इंडिविजुअल ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसको प्रॉपरली फॉलो किया गया है कि नहीं? तो तीन इंपॉर्टेंट टेस्ट है। फर्स्ट, जिस लॉ के अंतर्गत अरेस्ट किया गया है क्या वो ऐसा लॉ एग्जिस्ट करता है? द लेजिस्लेचर दैट हैव पास दैट लॉ, वेदर इट हैड द कॉम्पिटेंस टू पास दैट लॉ, एंड थर्ड, द प्रोसीजर डिस्क्राइब्ड इन दैट लॉ, whether that procedure have been followed or not. ये तीन इंपॉर्टेंट है, तीनों को ध्यान रखना है। ओके, इफ वन और मोर अबव टेस्ट फेल, इसमें से कोई भी अगर टेस्ट ऐसा फेल हो जाएगा, देन कोर्ट विल देन एंड देयर रिलीज दैट पर्सन फ्रॉम डिटेंशन, उसको वहां से रिलीज कर देगा। कोर्ट वुड ऑर्डर फॉर द रिलीज ऑफ पर्सन and extend protection to life and personal liberty of the individual। लेकिन एक ढंग से यहां समझिए क्या रेस्ट्रिक्शन है। मैंने फर्स्ट टाइम में ही बोला था कि इट प्रोवाइड्स, इट कन्फर्स लिमिटेड जुरिस्डिक्शन, कुछ रेस्ट्रिक्टेड जुरिस्डिक्शन देता है जुडिशरी पे। तो इसका मतलब क्या है? इसका यही मतलब है कोर्ट कैन नॉट गो इनटू द फेयरनेस ऑफ द लॉ। कोर्ट विल नॉट सी वेदर द लॉ इज फेयर और रीजनेबल और नॉट। वो कोर्ट का काम प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ में नहीं है। अगर लॉ बना हुआ है तो कोर्ट जो है ये तीन टेस्ट को देखेगा। कोर्ट विल नॉट गो इनटू द माइनर डिटेल टू सी वेदर द लॉ इज फेयर और रीजनेबल और नॉट। सो बेसिकली दिस, ये जो डॉक्ट्रीन है इट रिलाइज मोर ऑन गुड सेंस ऑफ लेजिस्लेचर, कि जो लेजिस्लेचर में लोग बैठे हुए हैं वो अच्छे हैं, वो सोचते हैं राइट्स के बारे में, लोगों के फ्रीडम के बारे में, एंड दे वुड नॉट मेक एनी बैड लॉ, कोई गलत लॉ नहीं बनाएंगे। सो बेसिकली प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कोर्ट जो है आपको आर्बिट्ररी एक्शन जो एग्जीक्यूटिव करेगा उसके खिलाफ कोर्ट कैन गिव यू प्रोटेक्शन बट कैन नॉट गिव प्रोटेक्शन इन केस ऑफ आर्बिट्ररी एक्शन टेकन बाय लेजिस्लेचर। अगर लेजिस्लेचर ने कोई वैसा एक्शन आपके ऊपर ले लिया, कोर्ट कैन नॉट प्रोवाइड यू प्रोटेक्शन। सो कोर्ट कैन ओनली टेक एनी एक्शन अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बट नॉट अगेंस्ट द लेजिस्लेचर। अब दिस वॉज चैलेंज्ड इन मेनका गांधी केस। अब मैं समझाऊंगा कैसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आया। सो मेनका गांधी केस में इशू यही था। द मेजर इशू उस समय जो था वो ये था कि कैन जुडिशरी प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर इंडिविजुअल अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर? क्या जुडिशरी जो है कैन इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू अस अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर? लेजिस्लेचर ने एक आर्बिट्ररी एक्शन ले लिया तो क्या जुडिशरी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा? एंड सुप्रीम कोर्ट सेड यस, वी आर द सेंटिनल ऑफ द फंडामेंटल राइट, वी आर योर प्रोटेक्टर, हम ही प्रोटेक्ट तुम्हें करेंगे, तो कौन करेगा? सो सुप्रीम कोर्ट सेड यस, द सुप्रीम कोर्ट कैन गो and see even
fairness of the law. It can see whether the law is fair or reasonable or not. Supreme Court says the doctrine of due process of law is inherent in Article 21. अब समझना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है क्या. सबसे पहले तो जैसे मैंने प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के बारे में बताया, उसी तरीके से इसका ऑरिजिन समझना है. ऑरिजिन इज अमेरिकन ज्यूरिस्प्रूडेंस. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हैज बीन मेंशन्ड, नॉट प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. इट कन्फर्स great power, or you can say wider power in the hands of judiciary. अब जब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, सो व्हाट एक्स्ट्रा पावर कोर्ट हैज गॉटन, ये समझना है. वो तीनों टेस्ट के अलावा जो 3 टेस्ट मैंने बोला, वेदर एनी सच लॉ एग्जिस्ट दैट अलाउ द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन A, B, C, फर्स्ट थिंग. वेदर द लेजिस्लेचर that passed that law had the competence to pass that law. That's the second thing. And third, whether the procedure has been followed or not. इन तीनों टेस्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट will go into looking whether the law that has been passed is it fair or reasonable or not. So it will also examine the law in question from broader angle of inherent goodness of law by applying the principle of natural justice. ये देखेगा कि जो लॉ है वो इनहेरेंट गुडनेस पे बेस्ड है कि नहीं, फेयर है, रीजनेबल है कि नहीं. इट एग्जामिन्स इफ द लॉ इज फेयर एंड रीजनेबल और नॉट. इफ द कोर्ट फाइंड्स द लॉ टू बी अनरीजनेबल, unfair, then the court can declare that law as unconstitutional and void and extend protection to the life and liberty of the affected person. जो भी है उसको बोलेंगे भाई इनको छोड़ो, because they are protected by due process of law. सिर्फ प्रोसीजर से ही उनको मतलब नहीं है. even law should be fair, even law should be reasonable. आप कोई भी लॉ नहीं बना सकते हैं. कल नहीं बोल सकते हैं कि मैं ये लॉ बनाऊंगा और आपको सजा देना है. कोर्ट कैन सी कि लॉ जो है वो फेयर है कि नहीं है, रीजनेबल है कि नहीं है. इज इट लाइक मीन्स गुड फॉर क्रिएशन ऑफ सिविलाइज सोसाइटी और नॉट. इज इट प्रोटेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी और नॉट. ये सब सुप्रीम कोर्ट फिर देखेगा. सो इस पर्टिकुलर due process of law not only protect you from arbitrary action of the executive but also against arbitrary action of the legislature. सिर्फ एग्जीक्यूटिव के खिलाफ ही आपको प्रोटेक्ट नहीं करता, इवन आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द जो लेजिस्लेचर का है उसके खिलाफ भी इट विल प्रोटेक्ट यू. दस द डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक्सटेंड्स ग्रेटर प्रोटेक्शन टू इंडिविजुअल इन सेफगार्डिंग देयर लाइफ एंड लिबर्टी. तो अभी मैंने बताया, क्या बताया कि आर्टिकल 21 एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड्स प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हैज नॉट बीन मेंशन्ड. ढंग से समझना मैं जो टर्म यूज कर रहा हूं. आर्टिकल 21 यूजेस प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, नॉट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. सो आर्टिकल बट द सुप्रीम कोर्ट जो है मेनका गांधी केस में दे हैव हेल्ड दैट principle of natural justice are inherently found in Article 21 and thus Supreme Court introduced due process of law. Thus Supreme Court actually स्कोप जो है वो Article 21 का काफी ज्यादा मेनका गांधी केस से एक्सपैंड किया. Thus the Article 21 has been expanded to even embrace the concept of due process of law. In next lecture I shall be covering topics like principles of natural justice in detail along with relevant case laws. In the meanwhile, day after tomorrow, I'll be posting 4 to 5 questions on my Telegram channel. Telegram channel का लिंक अभी मैं नीचे दे दूंगा. Please go and do attempt those questions. वो बहुत important question है and it would help you to get conceptual clarity. I hope you enjoyed this session and if you don't want to miss any of the next upload, kindly do like, share and subscribe. Happy learning.